एक पुराना कच्चा घर जहां बारिश का पानी तापक रहा था और दीवार पेंसिलन लगी थी। उसी घर के एक कमरे में बैठी थी रानी, 16 साल की, छोटी बहन जोया, 13 साल, और सबसे बड़ी मेहर, 19 साल। उनकी माँ का इंतकाल 2 साल पहले हो गया था और अब सिर्फ उनका बाप करीम उनका गार्डियन था, मगर असलियत में वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। करीम रोज घर देर रात आता, आंखों में नशा, हाथों में चाबुक जैसी कट्टी हुई बेल्ट और ज़बान में जहर। उस रात जब मेहर ने रोटी बनाई और करीम के सामने रख दी, उसने सिर्फ इतना कहा, नमक कम है, फिर से सीखनी पड़ेगी तमीज। और बिना एक सेकंड सोचे उसने थाली उठाकर मेहर के मुंह पार फेंक दी। रानी और जोया दार से चिपक गई, लेकिन मेहर ने इस बार आंख में आंख डाली। मेहर, धीरे से, अम्मी होती तो तुझे ऐसा नहीं करने देती। ये सुनकर करीम का गुस्सा दहका। उसने मेहर के बालों से खींचकर उसे जमीन पे गिरा दिया। जोया जोर से चीखी, अब्बू बस करो। लेकिन उस चीख का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि करीम ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। अब पूरा घर उसका पिंजरा था। उस दिन तीनों बहनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ के कसम खाई, या तो ये जिंदगी बदलेंगे या इस जिंदगी से आजाद हो जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी और बाप का जुल्म अभी और गहरा होगा। सुबह का वक्त था। मेहर ने एक छोटी सी टेलरिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। रात के जुल्म के बाद उसने सोचा था, अगर मैं कमाने लागूं तो शायद हम बहनें इस नरक से निकल सके। टेलरिंग शॉप का मलिक, बेगम शहनाज, एक अच्छी और समझदार औरत थी। उसने मेहर के काम को पसंद किया और ट्यूरेंट काम पे रख लिया। मेहर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। शायद पहली बार जिंदगी में उसने अपना रास्ता देखा। उसी दिन शाम को जब मेहर घर आई, तो हाथ में उसकी पहली तनख्वाह थी, 700 रुपीज। उसने खुशी से जोया और रानी को दिया। ये तुम्हारे लिए मिठाई और कल नई किताबें लूंगी। लेकिन उनकी बात सुनकर उनके बाप करीम कण के पास आ गया। उसने वो पैसे जोर से छीन लिए और चीखा, तो अब घर में मर्द मैं नहीं, तू होगी? मुझे बेइज्जत करेगी? मेहर ने रोकर कहा, ये पैसे मैंने काम से कमाए हैं, आपको शराब के लिए नहीं दिए। करीम ने उसकी गर्दन पकड़ के दीवार से दे मारा। उसकी आंखों में खून था, लेकिन नफरत से नहीं, हक जताने से। उस रात वो पैसे लेकर निकल गया। सुबह तक जब वापस आया, तो हाथ में एक नशे की बोतल और ज़बान पे सिर्फ थूक और गालियां थी। जोया ने डर के मारे पूछा, अब्बू, मेहर आपा की पैसे? करीम ने उसका हाथ जोर से पकड़ के चिल्ला दिया, ये घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तुम भी। रानी, सबसे छोटी, चुप थी, लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी जग चुकी थी। उस रात मेहर ने अपने जिस्म के दर्द से ज्यादा उस धोखे का दर्द महसूस किया, जहां एक बाप उसकी मेहनत भी चुरा रहा था और इज्जत भी। करीम अब हर दिन और ज्यादा नशा करता। उसकी आंखों में जिंदगी का कोई निशान नहीं था, सिर्फ लालच, गुस्सा और अंधेरा। एक दिन उसने मेहर को बुलाया और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तेरे लिए रिश्ता आया है, अमीर आदमी है, तुझे खुश रखेगा। मेहर ने हैरानी से देखा, आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं? करीम ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक झूठ छुपा था। जोया और रानी ने जब सुना तो उन्हें उम्मीद लगी कि शायद मेहर की जिंदगी सुधार रही है। मेहर भी पहली बार अपने लिए थोड़ा ख्वाब देखने लगी थी। 2 दिन बाद करीम ने मेहर को तैयार कराया, एक आची सी साड़ी पहनाई और एक पुराने दर्द भरे घर से ले जाने के सपने देकर उससे एक बड़े शहर भेज दिया।
महर जब उस लड़के के घर पहुंची तो ना ढोल बाजा, ना मेहमान आए। वहां सिर्फ एक आदमी था, अकरम, 45 साल का, जिसके घर का दरवाजा अंदर से बंद किया गया। और फिर उसने कहा, तेरा बाप 50,000 ले चुका है, अब तू मेरी है। महर की दुनिया टूट गई। उसने चीखा, रोई, दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। फोन भी ले लिया गया था। उस रात उसके साथ क्या हुआ, वो लफ्जों में नहीं कह सकती थी। वो उस घर का कैद बन गई, अपने ही बाप के हाथों बेची हुई। गांव में करीम ने सबको बोला, महर की शादी कर दी, अब घर हल्का है। जोया और रानी चुप थी, लेकिन रानी ने एक दिन सिर्फ इतना कहा, अब्बू ने महर आपा को बेच दिया। जोया ने उसके हाथ जोर से पकड़ लिए और दिल ही दिल में कसम खाई, मैं भी बची नहीं रहने दूंगी महर आपा को, मैं उससे वापस लौंगी। जोया अब 14 की हो गई थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द उसकी उम्र से ज्यादा गहरा था। महर के जाने के बाद घर में सन्नाटा और खौफ का माहौल था। रानी रोज छुप रहती और करीम रोज ज्यादा नशा करता, जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। जोया ने एक प्लान बनाया। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, लेकिन झूठ बोला कि स्कूल जा रही है। असल में वो रोज बेगम शहनाज के पास जाती थी, महर की पहली बॉस, जिसे वो ट्रस्ट करती थी। बेगम शहनाज ने जोया की बात सुनी और छुप-छाप महर की तलाश शुरू कर दी। एक दिन एक आदमी आया टेलरिंग शॉप में, जो अकरम को जानता था। उसने बताया कि महर एक बंगलो में बंद है, शहर के कोने में। जोया का मन कांप गया। मैं आपा को वापस लाऊंगी, चाहे जान चली जाए। बेगम शहनाज ने उससे समझाया कि अकेले मत जाना, लेकिन जोया के दिल में सिर्फ एक आवाज थी, अगर मैं नहीं गई तो कोई नहीं जाएगा। उस रात जोया छुपके घर से निकल गई, एक पुरानी साइकिल उठाई और शहर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और एक छोटी तस्बीह जिसमें उसकी माँ का नाम था, रूबीना, उससे गले लगाई रही। जोया जब बंगलो के पास पहुंची तो गेट पे एक चौकीदार था। उसने समझदारी एस, भैया, मुझे पानी चाहिए, मेरी बहन अंदर है, मुझे उससे मिलना है बस एक बार। चौकीदार कंफ्यूज हो गया। उस पार जोया ने ताला खोला, अंदर घुस गई और दौड़ती हुई घर के पीछे के कमरे में गई। वहां महर एक कोने में बंद थी, चेहरा पे जख्मों के निशान, आंखों में आंसू। लेकिन जोया को देखते ही बस एक लफ्ज निकला, जोया। जोया ने उससे गले लगाया, जोर से रोई और बोला, चलो घर चलते हैं आपा, मैं तुम्हें लेने आई हूं। महर ने कहा, वापस जा जोया, वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन जोया ने हाथ पकड़ के कहा, अगर तू मर गई तो मैं भी नहीं रहूंगी। उस रात दोनों बहनें गेट तोड़कर भाग गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अकरम के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। जोया और महर ने रात के अंधेरे में एक ऑटो पकड़ा। जोया के हाथों में सिर्फ 300 रुपीज बेगम शहनाज ने छुप के दिए थे। ऑटो ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है छोटी बहन? जोया ने कहा, बस स्टेशन तक भैया, और जल्दी। ऑटो तेज भागा, लेकिन जिंदगी का गम और महर के जख्म और भी तेज थे। महर का चेहरा पीला था, आंखों में आंसू, लेकिन अब उसमें एक रोशनी भी थी। एक रोशनी जो जोया ने जगाई थी। लेकिन जैसे हाई ऑटो सिग्नल पे रुका, एक एसयूवी उनके ऑटो के पीछे रुक गई। उसमें से दो आदमी उतरे, अकरम के आदमी।
जोया ने उन्हें देखा और तुरंत मेहर का हाथ पकड़ के ऑटो से भाग गई। लोगों के बीच से गुजरती हुई गलियों में दौड़ती रही। आवाज, पकड़ो उन्हें, भागने ना पाए। जोया और मेहर एक छोटी सी मस्जिद के अंदर छुप गई। इमाम साहब ने उनकी हालत देखी, मेहर के जख्म और जोया के आंसू। जोया ने हालत बताई। हमारी बहन को बेचा गया, अब वापस घर नहीं जाना। इमाम साहब ने उन्हें अंदर जगह दी, रोटी और पानी दिया और कहा, तुम दोनों मेरी बेटियां हो अब। उस रात मेहर ने तसल्ली से नींद ली। कई दिनों बाद जोया उसके पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़ के, जैसे कह रही हो, आपा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। लेकिन दूसरी तरफ करीम गांव में झूठ फैला रहा था। मेहर तो भाग गई किसी के साथ, बदनाम करके गई मुझे। गांव वाले उसकी बात मान रहे थे। लेकिन रानी ने एक दिन सबके सामने कह दिया, मेहर आपा को बेच दिया गया था अब्बू ने। करीम ने रानी को जोर से थप्पड़ मारा। लेकिन अब लोग सोचने लगे, सच क्या है? गांव में रानी अब सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में भयानक सच बसती थी। जब करीम ने उससे सबके सामने थप्पड़ मारा, उस पाल लोगों की आंखों में शक आ गया। एक बाप अगर इतना गुस्सा हो रहा है, तो जरूर कुछ छुपा रहा है। उसी रात रानी छुपके बेगम शहनाज के घर गई। दरवाजा खटखटा कर बोली, आंटी, मेरी मेहर आपा वहां से भाग आई थी ना? मुझे उससे मिलना है। बेगम शहनाज ने रोकर कहा, बेटी, वो ठीक है, लेकिन उनका पीछा अब भी हो रहा है। रानी ने कहा, मेन मीडिया के पास जाऊंगी। मैं मेहर आपा की कहानी। बेगम शहनाज ने हैरानी से देखा। मीडिया? तुम तो छोटी सी हो बेटी। रानी बोली, छोटी हूं, लेकिन झूठ बड़ा नहीं बोलूंगी। अगले दिन रानी एक लोकल न्यूज रिपोर्टर के पास गई और एक पेपर में लिखा हुआ सच दिया। करीम ने अपनी बेटी मेहर को 50,000 रुपये में बेचा। जोया ने उससे छुड़ा लिया और अब वो कह रहा है कि वो भाग गई थी। झूठ बोल रहा है वो। रिपोर्टर ने इस बात को सीरियसली लिया। रानी की मासूम और सच्ची आंखों ने उन्हें हिला दिया। शाम तक न्यूज चैनल पर फ्लैश चली। बाप ने बेटी को बेचा, छोटी बहन की हिम्मत से आई आवाज। पूरा गांव झांक गया। लोग करीम के घर के बाहर जमा होने लगे। करीम गुस्से में आया, लेकिन उसकी बोली अब कोई नहीं सुन रहा था। एक औरत आई और बोली, ट्यून मेहर को बेचा था, अपने ही खून का सौदा किया। दूसरी बोली, अब अल्लाह का फैसला होगा, तुझे जेल भेजना चाहिए। पुलिस गांव में आई, न्यूज चैनल के कहने पे। रानी ने उनके सामने सब सच बताया। करीम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन अब दुनिया उसके साथ नहीं थी। रानी ने बेगम शहनाज का हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, आपा को घर लाना है, अब हमारा घर पाक होगा। जब करीम को पुलिस ले गई, तो गांव में खुशी का माहौल नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी में सच की जीत छुपी थी। बेगम शहनाज ने जोया और मेहर को खबर दी, तुम्हारा बाप अब जेल में है। रानी ने सब सच सामने रख दिया। जोया ने उस वक्त सिर्फ एक बात बोली, रानी अब सिर्फ बहन नहीं, एक सिपाही है। उसी दिन शाम को एक छोटी सी मस्जिद के पीछे बेगम शहनाज ने तीनों बहनों की मुलाकात करवाई। जब मेहर ने रानी को देखा, उसका दिल भर आया। वो दौड़ के उससे गले लगी और रोती हुई बोली, तुझे छोड़ के जाने का गम मुझे रोज जलाता था।
रानी ने मुस्कुराकर कहा, अब कभी मत जाना, अब हम तीनों मिलके जिएंगे। जोया ने दोनों को पकड़ के कहा, एक नई कहानी लिखेंगे जिसमें दर्द होगा लेकिन दबाया नहीं जाएगा। तीन बहनें उस छोटी सी मस्जिद में बैठकर सपने बनाने लगी। बेगम शहनाज ने उनकी तरफ देखा और बोला, तुम लोग मेरे साथ रहो जब तक चाहो, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। रानी ने अपना हाथ सामने रखकर कहा, एक वादा करते हैं, अब हम किसी लड़की को जुल्म का शिकार नहीं होने देंगे। जोया और मेहर ने उसका हाथ पकड़ा और तीनों ने एक साथ कहा, हम लड़कियां हैं, मजलूम नहीं, ताकत है। इस नए जीवन में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। मेहर ने सिलाई काम दोबारा शुरू किया और जोया ने लोकल महिलाओं के साथ एक नई उड़ान नाम का ग्रुप बनाया, जहां औरत और बच्चियों को हिफाजत और पढ़ाई का हक। तीनों बहनें, मेहर, जोया और रानी, एक नई जिंदगी जीने लगी थी। गांव में अब उनका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। नई उड़ान ग्रुप के जरिए जोया महिलाएं को तालीम और कानूनी मदद देने लगी थी। मेहर सिलाई कंदरा चलाने लगी, जहां वो औरतें और लड़कियां फ्री में काम सीखती थी। रानी स्कूल में टॉप कर रही थी, उसका ख्वाब अब आईएएस बनने का था। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, जब रोशनी फैलती है, अंधेरा उसे दबाने जरूर आता है। करीम जेल से एक दिन इंटरिम बेल पा छूट गया। जब ये खबर मेहर तक पहुंची, उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। वो वापस आ गया। अब क्या करें? जोया ने गहरी सांस ली और कहा, अब हम कमजोर नहीं है, मेहर। ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं, सबकी है। करीम ने वापस आते ही सबसे पहले एक नया झूठ फैलाया। मेहर और जोया ने मेरी इज्जत उछली। अब मैं इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लूंगा। गांव के कुछ लोग फर्स्ट कंफ्यूज हो गए। एक तरफ सच था, दूसरी तरफ पुरानी ताकत। उसने लोकल गुंडों को हायर किया ताकि नई उड़ान सेंटर को बंद करवाए। एक रात गुंड सिलाई कंदरा में घुस आए। तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, धमकाएंगे, यही इरादा था। लेकिन उस रात वहां सिर्फ रानी थी, अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बनते हुए। जब गुंड अंदर आए, रानी ने ट्यूरेंट पुलिस को कॉल किया और फोन से सबकी रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। जो करना है कर लो, कैमरा चालू है। गुंड घबरा गए, लेकिन एक ने रानी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी गांव के जोया ने सबको जगह जगह पे अलर्ट कर दिया था। सब मिलकर आए, लाठियां, डांडे लेकर। गुंड भाग गए। पुलिस आई और सीसीटीवी प्लस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के बेसिस पर गुंडों को पकड़ा गया और करीम की बेल भी कैंसिल कर दी गई। मेहर ने तभी कहा, इस बार अब्बू नहीं, सिस्टम हार गया। हम बहनें जीत गई है और अब कोई लड़की अकेली नहीं पड़ेगी। करीम की बेल कैंसिल होने के बाद उससे दोबारा जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बार जंजीरें सिर्फ उसके हाथों में नहीं, उसकी इज्जत, असलियत और झूठ भी कैद हो गया था। जोया ने नई उड़ान को एक रजिस्टर्ड एनजीओ बना दिया। उनका मिशन सिंपल था, गांव-गांव जाके उन लड़कियों को उठाना जो जुल्म के नीचे डूब गई है। न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पे तीन बहनें, ताकत का टियर हेडलाइन बन चुकी थी। रानी की फोटो स्कूल के फ्रंट पेज पे लगी थी। कैप्शन था, छोटी लड़की, बड़े इरादे, आईएएस बनकर कानून बदलेगी। एक दिन दिल्ली से एक सीनियर विमेन राइट्स एक्टिविस्ट जस्टिस परवीन, मेहर, जोया और रानी से मिलने आई। तुम तीनों का काम हम सबके लिए मिसाल है।
मैं चाहती हूँ कि तुम लोग दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में आके अपनी कहानी सुनाओ। जोया ने पहले मना किया। हमें तो बस गांव की लड़कियों को संभालना है। पर रानी बोली, आपा, अगर हम दिल्ली में आवाज उठाएंगे तो और लड़कियों को हिम्मत मिलेगी। मैं बोलूंगी। कॉन्फ्रेंस में तीनों बहनें गाए। स्टेज पे लोग तालियां बजाते रहे। जब रानी ने माइक पकड़ा तो हॉल में खामोशी छा गई। मैं रानी हूं। जिस बाप ने मेरी बाजी को बेचा, उससे जेल भिजवाने वाली उसकी ही छोटी बेटी हूं। और मुझे आज गर्व है कि मैंने सच का साथ दिया, अपने घर को आजाद किया। पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोग रो रहे थे, तालियां रुक ही नहीं रही थी। मेहर ने कहा, मैं वो लड़की हूं जिसे पैसों में बेचा गया, लेकिन आज मैं सिलाई सिखा के हजारों औरतों को काबिल बना रही हूं। जोया बोली, मैं वो बहन हूं जिसे छुप रहना चाहिए था, लेकिन मैं चिल्लाई ताकि हजारों आवाजें उठ सके। उनकी स्पीच नेशनल न्यूज बन गई। बेटी बचाओ अभियान ने उन्हें एम्बेसडर बना दिया। दिल्ली से वापस आते वक्त ट्रेन में रानी ने दोनों बहनों का हाथ पकड़ा। अब तो हम सच में आजाद हैं ना? मेहर ने मुस्कुराकर कहा, अब हम आजादी नहीं, उम्मीद है। 1 साल बाद गांव का रैंक हाई बादल चुका था। जहां पहले लड़कियां जल्दी शादी कर दिया जाता था, आज वहां उनके लिए स्कूल बन गया था। सिलाई कंदरा एक बेड ट्रेनिंग सेंटर में बादल चुका था। जोया ने लीगल हेल्पलाइन शुरू कर दी थी, हर लड़की की आवाज बनने के लिए। रानी अब आईएएस एकेडमी में एडमिशन ले चुकी थी। जोया डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स काउंसिल की इलेक्टेड मेंबर बन गई थी। मेहर अपना सिलाई बिजनेस ऑनलाइन ला चुकी थी। अब उसके कपड़े मेट्रो सिटीज में बिकते थे। दीदी, मैं भी आप जैसी बनना चाहती हूँ। रानी झुककर बोली, तुम मुझसे बेहतर बनोगी। तुम्हारी जिंदगी में ना दर्द होगा, ना अंधेरा, क्योंकि हम सब मिलकर रोशनी बन चुके हैं। जोया ने माइक लिया और बोला, ये कहानी सिर्फ हम तीनों की नहीं, हर उस लड़की की है जो छुप थी, लेकिन आज बोल रही है। तभी मेहर ने एक छोटी डायरी निकाली, जो रानी ने बचपन में बनाई थी। उसमें लिखा था, मुझे एक दिन मेरी बहनें वापस चाहिए। रानी ने डायरी देखी और आंखों में आंसू आ गए। अब सिर्फ बहनें नहीं मिली, जिंदगी भी वापस मिल गई है। सब मिलकर स्टेज पे खड़े हुए। जोया, मेहर, रानी, 3 बहनें, 3 चिराग, 3 मिसालें। तभी एक गांव की बुद्धी औरत ने कहा, पहले कहते थे बेटियां बोझ होती है, आज लगता है बेटियां ही तो नसीब होती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक नए दौर की शुरुआत है, जहां हर रानी, हर जोया और हर मेहर अपना सफर खुद लिखेगी और जुल्म के अंधेरों में रोशनी बनेगी। द एंड।